17 यूनिट 2 स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ है ना बेसिकली इतनी चीज़ें हैं कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाता होगा ना, कि इतने बजे लोगों को आना है, आपको ये खाने को मिलेगा, इतने बजे आपकी ब्रेक है, फलाना, राइट। सो दैट इज़ इट। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज़ दिस कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्डर्स रखते हैं वो एक तरीके से स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब ये जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स खुद रख सकते हैं, दैट इज़ करेक्ट, बट इन ऑर्डर्स को गवर्न करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। आप मान लो आप 24 घंटे में से 20 घंटा काम ही करा रहे हो, हमारे कंपनी का रूल है जी, तो ये भी नहीं चलेगा। तो एक्ट कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एम्प्लॉयर्स को देते हैं ताकि आप जो भी रूल बनाओ वो इसके अंडर रहेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज कॉन्स्टेंटली एनफोर्सिंग ऑर्डर्स है, ये हमेशा हमेशा के लिए लागू रहेंगे, दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, firstly to enforce uniformity in the conditions of service under different employers in different establishments, हम हर जगह पर रूल्स रेगुलेशन सिमिलर रखना चाहते हैं। सेकेंडली employer once having made conditions of employment known to his employed workmen, इसके बाद कॉमा कर दे और they cannot change them to their detriment or prejudice। आया समझ कि इस तरीके से एक बार आपने अपने कंपनी के अंदर कंडीशंस ऑफ वर्कमैन सब कुछ कंडीशंस रख लिया, उसके बाद उनको बता दिया, अब आप चेंज नहीं कर सकते। बढ़िया। थर्डली, विद द एक्सप्रेस और रिटन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज़ ओपन फॉर प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स टू एक्सेप्ट देम एंड जॉइन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। अब लिखा होगा कि एक्जैक्टली क्या रूल्स रेगुलेशंस है यहाँ पर, तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ ना कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं। फोर्थली, फॉर मेंटेनिंग द इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, राइट। तो इसी में ही थर्ड लास्ट लाइन में, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू हैव यूनिफॉर्म स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द शेड्यूल टू द एक्ट। तो ये एक्ट के अंदर एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट को ही शेड्यूल कहते हैं, ठीक है, कि उस लिस्ट में ऐसा बताया गया है कि इस बात को लेकर आप ऑर्डर रखोगे, इस बात को लेकर ऑर्डर रखोगे, और वो ऑर्डर्स को इस तरीके से गवर्न करा जाएगा, ठीक है। तो फिर एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर 100 और मोर वर्कमैन काम करते हैं ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है। एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, इस चीज़ का मतलब समझ में आता है कि पिछले पूरे साल में अगर कोई एक दिन भी 100 वर्कर हो गया तो अपना हो जाएगा। फर्दर, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू सो बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड द प्रोविजंस टू एनी पर्सन एम्प्लॉइंग लेस देन 100, कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में 100 से कम है तभी भी आप पर लागू किया जा सकता है। उसके बाद हाउएवर दैट डज नॉट अप्लाई टू बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, जिस पर अप्लाई होता है उन पर नहीं अप्लाई होगा, और मध्य प्रदेश वाला जिस पर अप्लाई होता है उन पर नहीं अप्लाई होगा, उनके अपने अपने कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स होंगे। इसलिए नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बढ़िया। बाकी आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड आर बाइंडिंग ऑन बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये दोनों पे एप्लीकेबल है, बस कुछ नहीं। बाकी तुम्हारा ये वाला जो है एक्ट है स्पेसिफिकली एग्जाम सर्टन एस्टैब्लिशमेंट्स जिन पर ये वाले रूल्स अप्लाई होते हैं, सिविल सर्विस वाले रूल्स अप्लाई होते हैं ना, उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उन पर दूसरे रूल्स हैं ना अप्लाई होने को, इसलिए। तो ये एक्ट है ना वैसा वाला एक्ट है कि भाई हमने बना तो दिया है, पर जिस पर कोई और स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई होता है तो उन पर ही अप्लाई नहीं होगा। बढ़िया। अगला, उसके बाद इन्होंने एपलेट अथॉरिटी मतलब अगर मान ले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है आपकी, उसने कोई ऑर्डर पास किया, आपको वो पसंद नहीं आया, उनके अपील के लिए जिसके पास जाओगे वो एपलेट अथॉरिटी। इट मीन्स अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज में बी स्पेसिफाइड इन द एक्ट, ठीक है। कोई एक बंदा जिसके पास अपील के लिए जाओगे। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आप तुम रीड कर सकते हो, अगर कोई चीज़ है, एंटरप्राइज है जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो वाली गवर्नमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट है तो फिर वो वाली गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज नथिंग बट द गवर्नमेंट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के पास ज्यूरिसडिक्शन है वो वाली। सर्टिफाइंग ऑफिसर means a labor commissioner or a regional labor commissioner and includes any other officer appointed by the appropriate government by notification the official gazette to perform all or any of the functions of the certifying officer under this act। वो सर्टिफाइंग सर्जियन था ना पीछे, एक फैक्ट्रीज एक्ट में था, याद है? एक हमने ना पढ़ा था बंदा जो अलग अलग ऑफिसर्स थे, इंस्पेक्टर्स थे, वेलफेयर ऑफिसर था, सर्टिफाइंग सर्जियंस था, एक वहाँ पर थे, उनका भी यही बेसिक काम था कि वो क्या बोलते हैं वो मेडिकल वाला कुछ देखने के लिए कि भाई आप हेल्थ वर्कर की हेल्थ यहाँ पर ठीक रह रही है या नहीं रह रही है। ये यहाँ पर सर्टिफाइंग ऑफिसर सिमिलरली पर परफॉर्म क्या काम करना है वो बोला नहीं हमने। ऑल और एनी फंक्शंस
एज अंडर द एक्ट, तो फिर हमें नहीं पता क्या काम है उनका, बस जो एक्ट के अंदर है। एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर जो भी होगा उसके अंदर मैनेजर हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, या एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन हो सकता है। बढ़िया। उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, इसका मतलब एन एस्टैब्लिशमेंट डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है जो इन एक्ट्स के अंदर डिफाइन की गई है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट में, रेलवे में, या विद द ओनर ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर, खाली बेसिक एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो आई होगी एस्टैब्लिशमेंट। तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इज एनीथिंग विच इज़ डिफाइंड अंडर दीज लॉज एज वेल। तो ये टॉपिक, इस किताब का ये टॉपिक यहाँ पर का ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि मतलब किताब में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स रिलेटेड टू मैटर सेट आउट इन द शेड्यूल, वेजेस एंड वर्कमैन, वही एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वहाँ वाली डेफिनेशन पढ़ लो। उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अभी जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो जाते हैं जो बने हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है कि क्या ये प्रॉपर है कि नहीं है एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेट्रा। तो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल, जिस दिन से ये एक्ट आया, टू योर इंडस्ट्री, मतलब तुम्हारी कंपनी में 100 से ज़्यादा वर्कर हो गए तो तुम पर एक्ट अप्लाई हो गया ना, राइट। तो जिस दिन से तुम पर ये एक्ट अप्लाई होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, employer of that establishment shall submit to the certifying officer 5 copies of the draft standing order proposed by him for the adoption of that establishment, है ना। एम्प्लॉयर जो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाता है उसकी 5 कॉपियाँ सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट कर दो, वो चेक करेगा। सच ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी कन्फर्मिटी विद द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने ला के रखे हैं, है ना। बस इतना काफ़ी है। अगला टॉपिक आ जा, कंडीशंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब जो स्टैंडिंग ऑर्डर आपने दिए हैं, इट शैल बी सर्टिफाइएबल ओनली इफ़ प्रोविजन इज मेड देयर इन फॉर एवरी मैटर स्टेटेड इन द शेड्यूल। शेड्यूल में लिखा हुआ ना क्या क्या बात, तो हर बात का रूल का बनाना चाहिए उनको। और स्टैंडिंग ऑर्डर आर अदरवाइज इन कन्फर्मिटी विद द एक्ट के खिलाफ नहीं जा रहे हो तो ईजी। अगला फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, वही फेयरनेस रीजनेबल होनी चाहिए, बाकी उस चीज़ का डिसीजन ये सर्टिफाइंग ऑफिसर खुद लेगा, ठीक है, कि वो फेयर है या रीजनेबल है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ, इफ़ द सर्टिफाइंग सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, if certifying officer finds that some provisions are proposed by the employer relate to matters which are not included in the schedule 1 in the schedule, or if he finds some provisions are unreasonable, he must refuse to certify the same. Certification of such standing orders would be without jurisdiction. The certifying officer is a mandatory duty to discharge and he acts in a quasi judicial manner. Quasi judicial मतलब like a judiciary, यानी कि वो कोर्ट नहीं है पर कोर्ट के तरीके के पावर्स कर सकता है। क्वासी मतलब लाइक, हमने उसमें पढ़ा था ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, याद है। तो ये बस ये वही है, ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। द कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू सच स्टैंडिंग ऑर्डर्स वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। उसके बाद तुम्हारा है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट लेज डाउन द प्रोसीजर की सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है क्या प्रोसेस करेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी thereof to the trade union of the workman, or where there is no trade union, to the workman in such manner as may be prescribed। आया समझ। अब देख, हमने सर्टिफाइंग ऑफिसर को सर्टिफिकेशन करने के लिए 5 कॉपियाँ दी थी। 5 कॉपियों का वो करने क्या वाला है, अभी उस पर रख के भेज तो खाएगा नहीं, कुछ तो होगा ना प्लान उनका, राइट। तो हम एक कॉपी उसको देते हैं, बाकी वो कॉपीज इधर उधर बांटता है। अब मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने वर्कर्स के लिए एक रूल्स बनाए। अब उन लोगों को उस रूल से क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं उनको पूछने नहीं वाली हूँ, ना ही वो लोग बताने की हिम्मत रख रहे हैं। तो मैंने अपने रूल्स को सर्टिफाई करवाने के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर को दिया। उस बंदे ने एक कॉपी मेरे कंपनी की ट्रेड यूनियन को दी, वर्कर की यूनियन को दी, कि भाई तुम लोग देख लो तुम्हें ये सब सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर यूनियन नहीं है तो वर्कर्स को दे दी नॉर्मल, ठीक है। और फिर हमको अगर चाहिए, अगर वर्कर्स को चाहिए तो वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। सो उन्होंने टू द वर्कर्स टुगेदर विद नोटिस रिक्वायरिंग ऑब्जेक्शंस इफ एनी, मिल रहा है, साथ में हो। देन to the workmen in such manner as may be prescribed together with notice requiring objections if any which worker may desire to make in the standing order. These objections are required to be submitted to him within 15 दिन from the receipt of the notice।
बढ़िया. ऑन रिसिप्ट ऑफ सच ऑब्जेक्शन ही शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑफ बीइंग हर्ड टू द वर्कमैन और द एम्प्लॉयर एंड मेक अमेंडमेंट्स इन द ऑर्डर. बढ़िया. उसके अलावा he will certify the same and a copy of the certified standing order will be sent by him to both the employer and employee association within 7 days of the certification. ठीक है. उसके बाद the act is special. The act is a special law with regard to matters in the schedule and regulations made by employer with respect to any of those matters are no effect unless notified by the government or certified. मतलब वो जो rules होंगे उनका कोई effect नहीं होगा unless certified. राइट. फिर रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 8 एम्पावर्स द सर्टिफाइंग ऑफिसर टू फाइल अ कॉपी ऑफ ऑल द स्टैंडिंग ऑर्डर एज सर्टिफाइड बाय हिम इन द रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर द पर्पस. वही आपको वही कॉपी रखनी है, मेंटेन करनी है. अपील करनी है तो किसके पास जाओगे? वो एपलेट अथॉरिटी पीछे दिया था नहीं. तो वही द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर कैन बी चैलेंज्ड बाय एन एम्प्लॉयर, वर्कर, ट्रेड यूनियन, जो भी, हु कैन फाइल एन अपील बिफोर द एपलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉपी आर सेंट टू द एम्प्लॉयर. बढ़िया. उसने सर्टिफाई करके आपको कॉपियाँ दी, उस कॉपी के आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो टू द एपलेट ट्रिब्यूनल. एपलेट ट्रिब्यूनल कौन बनाता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एपलेट ट्रिब्यूनल हुज डिसीजन शैल बी फाइनल हैज़ द पावर टू कन्फर्म द स्टैंडिंग ऑर्डर एज सर्टिफाइड इन द सर्टिफाइंग ऑफिसर टू अमेंड देम. एपलेट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू सेंड कॉपीज़ जो भी आपका मॉडिफाइड होगा विद इन 7 days ऑफ दिस ऑर्डर. आ रहा है. अगला, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 days. On the expiry of 30 days on which the authenticated copies are sent to the employer and the workers' representatives or where an appeal has been preferred, they will become effective on the expiry of 7 days from the date on which copies of the order of the appellate authority are sent to the employer and worker representative. ठीक है. तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि आपका वो स्टैंडिंग ऑर्डर कब से लागू होंगे. राइट. एक बार अगर सर्टिफाई हो गए हैं तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ आर सेंट. जैसे ही इस कॉपीज़ आई हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो इनटू ऑपरेशन आ जाएंगे. करेक्ट. और अगर कोई अपील कर रखी थी उसके खिलाफ पर तो अपील वाली कॉपीज़ आती हैं, तो अपील वाली कॉपीज़ आने के 7 दिन में. आया समझ? अगर अपील नहीं हुई है तो 30 दिन में लागू हो जाएंगे. अगर अपील हो गई है और अपील फाइनल हो गई है फिर अपील आने के 7 दिन में फाइनल हो जाएगा. ठीक है. क्लैरिटी है. और पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपको चिपकाने हैं बस अपने कोई बोर्ड या एंट्रेंस पे कहीं पर वो स्टैंडिंग ऑर्डर चिपका दो. फिर ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. Section 10 prohibits an employer to modify the standing order once they are certified under this act, except on agreement between the employer and the workman or trade union, whatever. Such modification will not be affected until the expiry of 6 months from the date on which the standing order were last modified or certified, as the case may be. आपने आज बनाए या तो आज मॉडिफाई करे, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, फिर 6 महीने बाद ही चेंज करोगे. ठीक है. और this section further empowers an employer or the workman or trade union or other representative body of the workman to apply to the certifying officer to have the standing orders modified by making an application to the certified officer. Such application should be accompanied by 5 copies of the proposed modification. हाँ ठीक है. वही एप्लीकेशन प्लस कॉपीज़ प्लस सब कुछ आ जाएगा. वर्कमैन आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन फॉर द स्टैंडिंग ऑर्डर अगर उनको चाहिए तो. और अगर आपने 6 महीने का टाइम था ना शायद, अगर आपने 6 महीने में अप्लाई नहीं किया फिर आप मॉडिफाई नहीं करवा सकते. नहीं उल्टा बोल दिया. हाँ उल्टा मैंने क्या बोला कि 6 महीने के अंदर अंदर नहीं करवा सकते, क्योंकि वो पीछे था ना कि एक बार चेंज हुआ है तो फिर 6 महीना आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा मॉडिफाई करने के लिए. तो उल्टा बोल दिया कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं होएगी अनलेस एंड अनटिल 6 months हैव ख़त्म elapsed. बढ़िया. पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस. अब ये क्या है कि कोई भी अगर इंसान तुम्हारी कंपनी के अंदर सस्पेंड हो रखा है या कुछ है तो उस बंदे को कुछ टाइम तक उसके सैलरी का 50% का पैसा मिलेगा. ठीक है. वो कब कैसे मिलता है वो देखो. स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस हैज़ बीन मेड इन दिस सेक्शन. जो भी 10A प्रोवाइड्स एज फॉलोज वेयर एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड. ठीक है. सस्पेंड हो चुका है बाय द एम्प्लॉयर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन. अब तक इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इंक्वायरी चल रही है उस पर. बढ़िया. उसको सस्पेंड किया है.
into or inquiry into complaints or charges or misconduct against him, the employer shall pay to such workman the subsistence allowance. Subsistence allowance at the rate of 50% of the wages which workman was entitled to immediately preceding the date of such suspension for the first 90 days of the suspension. ठीक है, पहले 90 दिनों के लिए अगर इस पे ऊपर इंक्वायरी चली जा रही है, आपकी प्रॉब्लम है ना, आप इंक्वायरी लगा के ख़त्म करो, फटाफट करो, डिसीजन आ जाएगा. अगर ख़राब ही होगा बंदा तो निकाल देना, अगर रखना होगा तो रख लेना, राइट. सो अगर वो सस्पेंडेड है बिना कोई काम के कुछ भी नहीं, तो आप उसको पहले 90 दिनों में 50% सैलरी दोगे. 90 दिन के बाद भी इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो रही तो बाकी के आगे के दिनों में 75% सैलरी दोगे. At the rate of 75% of such wages for the remaining period of suspension if the delay in completion of disciplinary proceedings against such workman is not directly attributable to the conduct of workman. उसकी गलती की वजह से डिले नहीं होना चाहिए, बस यहाँ तक. ठीक है. Any dispute regarding subsistence allowance may be referred by the workman or the employer to the labor court. ठीक. और however रहने दो. Interpretation of standing order क्या है? Section 13A of the act provides that the question related to application or interpretation of standing order or certified under this act can be referred to any labor court. बस फुल स्टॉप यहाँ तक मार्क करो. इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी बनाया, स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ लिखा है, जिसको पढ़ते से मुझे अलग समझ में आ रहा है, तुम्हें अलग समझ में आ रहा है. हो जाता है ना ऐसा, कई बार हम पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ में आता है, मुझे कुछ समझ में आता है. ये क्या है, हम इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर रहे हैं एक ही लाइन की, राइट. तो कई बार वो ग्रामेटिकली नहीं समझ में आ सकता कि भाई क्या लिखा है. तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ मुझे अलग लग रहा है, तुम पढ़ रहे हो तुम्हें अलग लग रहा है, तो हम लेबर कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई सही वाली इसकी इंटरप्रिटेशन बता दें. ठीक है. और टेम्प्रेरी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, अगर तुमने हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर हैं और तुमने बनाए नहीं हैं, तुम पर लागू होते हैं, तो तुम पर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अपने आप लागू हो जाएंगे. ठीक है. शैल बी डीम्ड टू बी अडॉप्टेड. और मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर इन दिस एक्ट, ये कुछ मैटर्स हैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर होने चाहिए कि भाई वर्कमैन की क्लासिफिकेशन कैसे करी है आपने, वर्किंग आवर्स कैसे हैं, शिफ्ट्स कैसे चेंज होंगी, अटेंडेंस क्या है, अटेंडेंस का क्या पंगा है, सब कुछ. तो ये कुछ बस पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रूल्स बनाने मैंडेटरी है.